अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसके अलावा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्योंकि उन दोनों का आपस में लिंक है। क्योंकि आपको पता है कि एच पी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ ए पी, तो इसलिए हमने पहले ए पी और एच पी को डिस्कस किया। उसके जो लिंक्स हैं वीडियोज़ के वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब डिस्कस करते हैं तो उसी तरह से हम लोग जी प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, इसी तरह से AN-1 फिर लास्ट टर्म AN हो गया। फिर आप इसको AN+1 AN+2 भी फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमें AP का पता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमें HP का पता है कि उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं सीक्वेंस का, और उससे हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं कि ये HP में। यहाँ पर हमारे पास होगा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो इस तरह से होता है कि कॉमन रेशो का जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है AN+1 डिवाइड बाई AN। AN+1 का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ऊपर आ जाएगा A2 और डिवाइड में आ जाएगा A1। अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, इसी तरह से अगर AN की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो A4+1 A5 को अगर A4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कॉमन रेशो आना चाहिए। तो इसी तरह से अगर A2 को A1 से डिवाइड करें या A3 को A2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। जब ये इक्वल आंसर आएगा तो हम कहेंगे कॉमन रेशो है। जब कॉमन रेशो होगा तो फिर हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ 1, 3, 9 and 27। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे होंगे A1 की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है 1, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इसकी AP चेक कर लेते हैं। AP इस तरह से चेक करते हैं कि 3 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 9 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो 2 नॉट इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो फिर हम लोग GP चेक कर लेते हैं। GP के लिए हमने क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। फिर मेंटल मैथ्स आपने यूज़ करनी है। 9 डिवाइड बाई 3, 27 डिवाइड बाई 3, सबका आंसर 3 आ रहा है। 27 डिवाइड बाई 9 और 9/3, सबका आंसर जब 3 आएगा तो इसका मतलब है ये आपके पास GP है। फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि n की वैल्यू आपके पास 10 है और A10 आपके पास फाइंड करना है। तो जब आपको A10 फाइंड करना है तो आपके पास फार्मूला AN का आपके A1 RN-1। इसमें आप लोग A10 लिखेंगे, n की वैल्यू 10 लिखेंगे, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म है आपके पास 1 और R की वैल्यू है 3। तो n-1 10 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 19683। तो ये आंसर कैसे आया ये भी देख लेते हैं। अब 3 की पावर 9 चेक करना है हमने। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और ये पावर का साइन है तो पावर में हम लोग 9 लिख देंगे। तो 3 की पावर 9 हमारे पास आंसर आ गया 19683। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ़ nth टर्म ऑफ 248 इज़ 1024। हमें अब nth टर्म गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि n के कौन सी वैल्यू के ऊपर, कितनी टर्म्स के ऊपर 1024 आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है 2, और उसके बाद r करेंगे। r क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2, तो रेशो आ गया 2। an यानी लास्ट टर्म आपको गिवन है और वो गिवन है 1024। तो इस क्वेश्चन में आपको n फाइंड करना है। जब आपको n फाइंड करना है तो आप वही फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू A1 RN-1। an की वैल्यू रखेंगे आप 1024 इक्वल टू A1 की वैल्यू 2, r की वैल्यू आपके पास है 2n-1। वैसे तो लॉजिकली ये आपके पास जो पावर से अब जब आपको वैल्यू निकालनी होती तो आप बेस को इक्वल करते हैं। तो हम कर सकते थे 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करके पावर n कर सकते थे, क्योंकि 2 की पावर 1 है
और 2 की पावर n-1 है, बेस ए में पावर मल्टीप्लाई पावर इनकी ऐड हो जाती। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, तो हमने वो स्टेप आपको बताने जो हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, 2 को नीचे लाकर डिवाइड करेंगे। जब 2 1024 से डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512, आंसर आ गया 512। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर लिखना है होता है बेस को इक्वल करना है। जब बेस इक्वल होगी तो पावर इक्वल हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 512, तो हमें ये चेक करना है 2 की कौन सी पावर के ऊपर 512 आता है। तो इसका आपने सिंपल क्या करना है, लॉग के इस वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ इस लॉग के ऑप्शन में जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है 2 इसलिए क्योंकि आपको बेस आपके पास है 2 और आपको क्या आंसर चाहिए 512। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको पावर बता देगा, ये इससे पावर बताइए आपको 9। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 2 की पावर 9 लिख दें। अब आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर लें, 2 पावर 9 आपके पास जो होगा वो 512 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो लॉग का रूल है, ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 512 की जगह पे सिंपल 5 भी होता तो आप 2 लिखते और यहाँ पर 5 लिख देते। जब 2 और यहाँ पे 5 लिखते तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2.321। आप चेक करना चाहें ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं, तो 2 प्रेस करेंगे और उसकी पावर में आंसर लिख देंगे। पावर में आंसर जो लास्ट आंसर आया उसको यूज़ करेगा तो आंसर देखें 5 आ गया। तो यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, और पावर इक्वल होने का मतलब है n-1 = 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18, 12, 8 और देन 512/729। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है और आप इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं Tn n-1। अब यहाँ पे जो Tn है ये टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस है। Tn का मतलब भी लास्ट टर्म होता है और An का मतलब भी लास्ट टर्म होता है, तो इसलिए आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पेपर में Tn लिखा हो तो आप उससे कंफ्यूज हो जाए। A = 18 है, R निकालने के लिए 12 / 18 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। रेशियो इसका है 2/3। तो Tn ये लास्ट टर्म अपने 512/729 पुट कर दी, A की वैल्यू रख दी 18, R की वैल्यू आपने रख दी 2/3। पावर है n-1। फर्दर आप क्या करेंगे, 18 को लाकर डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3 की पावर n-1 और यहाँ लिखा हुआ है 256/6521। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पावर कैसे चेक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हम लोग इसको पावर चेक करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से लॉग को प्रेस करेंगे, लॉग यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर फ्रैक्शन में आके हम लिखेंगे 256/6561। तो आपका आंसर आ गया 8। तो आपके पास सिंपल आप क्या कर लेंगे, 2/3 की पावर 8 कर देंगे, यानी 256/6561 का आंसर 2/3 की पावर 8 हो सकता है। तो बेस ए में पावर इक्वल ले लो, n-1 की वैल्यू आ जाएगी 8 तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया n = 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसका चेंज है और वो कहते हैं इफ़ इन अ GP द 5th टर्म इज़ 9 टाइम ऑफ द 3rd टर्म एंड इट्स सेकेंड टर्म जो है वो है 6, फाइंड द GP। सोल्यूशन आप इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले Tn = ARn-1। T2 आपके पास होता है सेकंड टर्म, तो आप T2 जब रख रहे हैं n की वैल्यू 2 तो 2 - 1, तो T2 यानी सेकंड टर्म होगी AR और उसका आंसर आ गया 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे क्योंकि सेकंड टर्म आपके पास 6 है। फिर आप सेकंड कंडीशन पे आएंगे, T3 = AR² होता है और T5 होता है AR4। याद रखना है, अगर आपके पास T10 लिखा हो GP में तो उसका आंसर होगा, उसका फार्मूला होगा AR9। T10 का मतलब है 10 में से 1 माइनस कर दो, जो भी
n होगा उसमें से 1 माइनस करना है। अगर आपसे कोई पूछता है टी क्यू की वैल्यू क्या है तो आप देखेंगे ए आर क्यू माइनस 1। फर्दर आप इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग आपके पास जो कंडीशन है वो आप देख लेंगे। गिवन कंडीशन थी T5 जो है 9 टाइम ऑफ T3, T5 का आंसर आ गया AR4 और 9 AR²। ये आपके पास A से A कैंसिल हो गया तो R² की वैल्यू आ गई 9। जब R² की वैल्यू 9 आ गई तो R के दो पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, वो आ सकते हैं बेटा +3 और -3। अभी R के दोनों आंसर हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, AR = 6। तो आपके पास जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है उसमें व्हेन R = 3, तो इक्वेशन नंबर 1 जब आप यूज़ करेंगे AR = 6 तो R की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फिर GP आपके पास क्या बनेगी, GP बनेगी आपके पास A = 2, AR A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, 6 हो जाएगा। AR² 18 और AR³ 54। A की वैल्यू आपने रखी 2, R की वैल्यू आपने रखी +3। इसी तरह से आपके पास जब R की वैल्यू -3 है तो फिर कैसे करेंगे, R की वैल्यू आपने माइनस ही पुट की तो A की वैल्यू आ गई -2। जब A की वैल्यू -2 आ गई तो GP आपके पास क्या बनेगी, A की वैल्यू -2, AR का मतलब है A की वैल्यू -2, R की वैल्यू -3 तो +6, AR² -18 और AR³ जो हो जाएगा +54। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख कर पूछ सकते हैं।